नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 16 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे और हमेशा की तरह जो तमाम जानकारी होगी इससे संबंधित वो हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर बतलाएंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। देखिए, थॉमस कप और उबेर कप की बात करें तो ये जो संबंधित है दोनों कप, ये पुरुष और महिला बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने आपको बताया था कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने, यानी कि दोनों कैटेगरी में ये चाइना ने अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। चलिए, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर पुनः आपको दोहरा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि 2024 वाला जो ये पुरुष बैडमिंटन थॉमस कप है, जो कि पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, और उबेर कप महिला बैडमिंटन से। तो दोनों वर्गों में जो खास करके चीन ने इस खिताब को अपने नाम किया तो इंडोनेशिया को हराकर। अच्छा, भारत के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखेंगे कि थॉमस कप का खिताब भारत एकमात्र बार 2022 में अपने नाम किया है। और उबेर कप की बात करें, यानी कि महिला बैडमिंटन की बात करें, तो इसमें भारत अब तक कोई पदक नहीं जीता है। हालांकि इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको दी गई थी। रेगुलर क्लासेस को फॉलो करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज होते हैं, वो तमाम चीज़ों को आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और तमाम चीज़ों का आप लोग यहाँ पर भरपूर लाभ उठाइए। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पूरे भारत में जो वाहनों की बिक्री हुई है 2023 में, तो बिहार का इसमें भागीदारी कितना रहा, कितना प्रतिशत बिहार में ये बिक्री हुआ पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, 5.38%। आइए यहाँ पर जो खास करके परिवहन विभाग की जो डेटा जारी की गई है, जो संबंधित तथ्य हैं, वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, परिवहन विभाग की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में बिहार में 12,88,000 वाहनों की बिक्री हुई है। दरअसल पिछले साल देश भर में 2,39,36,153 वाहनों की बिक्री हुई थी, और बिहार में अगर बात करें तो देश भर की कुल बिक्री का 5.38% वाहन बिका है। यही एक्चुअली में यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया। हालांकि देश भर में सबसे अधिक वाहन जो बिके हैं ये उत्तर प्रदेश में बिके हैं, तो ये चीजें भी यहाँ पर समझने योग्य है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। दरअसल बिहार के ही संदर्भ में पिछले 3 वर्षों को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष आंकड़े हैं। 2021 की बात करें तो 2021 में 10.09 लाख और 2022 में 11.29 लाख, और साथ ही साथ अब 2023 में ये बढ़कर आंकड़ा हो गया है 12.88, यानी कि 12,88,000। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की इस रेगुलर क्लास को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। इस दिशा में, यानी आपकी सेवा में, हम पिछले 4 वर्षों से तत्पर हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अंदाजा आप खुद लगाइएगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं तो निरंतरता के साथ आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें यहाँ पर इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको विस्तृत तौर पर देते हैं। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है। पहले तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं इसको इस सीरीज में लाऊं या फिर ना लाऊं। फिर मुझे लगा कि कुछ इस तरह से कई बार मतलब कि जो चीज़ें मतलब थोड़ा चर्चित रहा है, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो जानकारी पर्पज से हमने यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक्चुअली में यहाँ पर प्रश्न है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से खबरों में है तो जानकारी पर्पज से जरूर ध्यान से रखना है। इसका नाम अगर जो पूछा गया है तो इनका नाम था राजू प्रसाद, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राजू प्रसाद, जिन्हें पूरा भारत उनकी भीख मांगने की डिजिटल तरीके को लेकर देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में जानती थी, यानी कि पूरे भारतवर्ष में इन्हें डिजिटल भिखारी के रूप में जाना जाता था।
दरअसल हाल ही में 9 मई 2024 को उनका निधन हुआ, जिस वजह से ये मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरों में है। अच्छा, कुछ बातें और भी है, वे हमेशा गले में क्यूआर कोड डालकर चलते थे। जो यहाँ पर जो स्कैनर है, क्यूआर कोड है, वो आप कर सकते हैं, एकदम से प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ वे हमेशा पैड, जो कि स्मार्ट डिवाइस होता है, जिसे टैब भी कहा जाता है, टैब या टैबलेट, वो भी उनके साथ रहता था और जिसमें वो अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल रखता था। तो एक प्रकार से देखें, जो इन्हें नाम दिया गया था डिजिटल भिखारी, भारत का पहला, तो ये कहीं न कहीं बिल्कुल सत्य था और जिस वजह से ये खास करके भारत में लगभग लोग इनको जानते थे। देखिए, यहाँ पर आगे हमने कुछ और चीज़ें लिखा है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वे बिहार के पश्चिम चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख माँग कर अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यहीं पर एक स्थान है वाल्मीकि नगर, जहां पर बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और 1 नवंबर 2022 को यहां पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। ये चीजें हमने आपको बतलाया है। अच्छा, रिसेंटली बाघों को लेकर एक जानकारी, एक रिपोर्ट सामने आई थी। वीटीआर में जो बाघों की संख्या है वो है इस समय, जो नवीनतम आधिकारिक आंकड़े हैं उसके आधार पर खास करके 54 है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। यहाँ पर हमने एक चर्चा किया क्यूआर कोड के बारे में। दरअसल क्यूआर कोड की अगर हम शुरुआत की बात करें, जो आप लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई पेमेंट स्कैन करके, जो क्यूआर कोड के माध्यम से होता है, तो क्यूआर कोड 1994 में जो इसका आविष्कार हुआ था, एक जापानी कंपनी डेंसो वेब के द्वारा इसे आविष्कृत किया गया था या फिर इसका आविष्कार किया गया था। कब? तो 1994 में। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो इस देश का नाम एक्चुअली है क्या, जो यहाँ पर पूछा गया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जापान ने इस खिताब को अपने नाम किया। अच्छा, जापान के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें इस सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की, तो ये इस प्रतियोगिता का पहला खिताब है जो कि जापान ने अपने नाम किया है। तो जापान के लिए इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का जो संबंध है, ये पुरुष हॉकी से है। जो मेंस कैटेगरी का हॉकी है उससे ये संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं कि सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष वर्ग में हॉकी से संबंधित है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसका 30वां संस्करण हाल ही में 4 से 11 मई 2024 तक मलेशिया के इपोह शहर में जो अजलान शाह स्टेडियम है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो इसका खिताबी मुकाबला यानी कि जो फाइनल मुकाबला खेला गया, ये जापान और पाकिस्तान के बीच खेला गया। तो 4-1 से पाकिस्तान को हराकर पहला खिताब जापान ने अपने नाम किया है, ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, यह अपना पहला खिताब है जापान का। चलिए आगे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, भारत के संदर्भ में इसको देखें हम, यानी कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को। तो यहाँ पर एक पॉइंट यह भी है कि इसमें इस बार अगर हम बात करें तो भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है। दरअसल भारत अब तक 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। एक 1985 में पहली बार, फिर 1991, फिर 95, 2009 और पिछली बार 2010 में। अर्थात कुल 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भारत ने अपने नाम किया है, जो कि भारत के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रॉफी के दृष्टिकोण से। ये जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात हो रही है सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में, तो इसको लेकर डिटेल जानकारी हम यहाँ पर कर सकते हैं, देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वो तमाम चीज़ों का हमने जिक्र किया है। पहला पॉइंट जो वही चीज़ें यहाँ पर हमने रिपीट किया है, ये जो संबंधित है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये पुरुष हॉकी से संबंधित है। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1983 में हुई थी, द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होना था, इसी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तब इस प्रतियोगिता का नाम या फिर इस ट्रॉफी का जो नाम था, ये था राजा तून अजलान शाह कप। लेकिन 1985 में प्रतियोगिता का नाम मलेशिया के 9वें शासक और फील्ड हॉकी के शौकीन सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रख दिया गया, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका नाम परिवर्तित हुआ था 1985 में। आप यहाँ पर इस नवे शासक को तस्वीर में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता शुरू हुई थी, पहली विजेता थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ये भी बातें आपको ध्यान रखना है कि इस खिताब को सर्वाधिक 10 बार ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम किया है।
अच्छा, अगला पॉइंट है कि यह प्रतियोगिता 1998 के बाद से अपनी लोकप्रियता के कारण, यानी कि अपनी पॉपुलैरिटी के कारण प्रति वर्ष आयोजित किया जाने लगा, यानी कि इसे वार्षिक प्रतियोगिता के रूप में घोषित कर दिया गया। और भारत के संदर्भ में वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बतला रहे थे। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी से संबंधित इतने प्रश्न ध्यान में जरूर रखिएगा, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना नजर आती है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट तो आधारित है 1950 से 2015 के बीच, तो इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, इसको लेकर पूरी जानकारी हम डिटेल में यहाँ पर आपको देने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प में पूछा गया कि मतलब जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है। देखिए जो भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो विकल्प नंबर बी है, जो मुस्लिम आबादी है ये 43.15% इसमें वृद्धि हुई है। पूरे भारत में जितनी आबादी है, अगर मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो 43.15% वृद्धि हुई है, ये खास करके मुस्लिम आबादी में, इस रिपोर्ट के अनुसार जो बातें कही गई है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन, जो कि इस अध्ययन या फिर यूं कहें इस रिपोर्ट का जो नाम है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। तो इसके आधार पर जो अध्ययन हुआ, ये जो रिपोर्ट जारी हुई, इसके अनुसार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो चीजें निकलकर खास करके सामने आई है। सबसे पहले तो ये जो जारी हुआ है ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम द्वारा ये जारी किया गया। देखिए यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई है, तो इसमें पहला पॉइंट आपके समक्ष है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई है, जो कि 84.68% से 78.06% हो गई है। तो तकरीबन इसमें 7.8% की गिरावट देखी गई है, इसमें कमी आई है। तो हिंदू बहुसंख्यक जो आबादी है इसको लेकर यहाँ पर ये ध्यान रखेगा। अब वहीं पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो इसकी आबादी इस अवधि में, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये इसी अवधि के बारे में पूरे के पूरे वर्गों को लेकर बात करेंगे 1950 से लेकर 2015। तो इस अवधि में जो मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी थी वो 43.15% की इसमें वृद्धि हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना 9.84% से बढ़कर ये हो गई 14.09%। जबकि वहीं पर ईसाई आबादी की बात करें तो इसमें 5.38% की वृद्धि आई, जो कि 2.24% से बढ़कर हो गई 2.36%, यानी कि इसमें भी वृद्धि देखी गई है। मुस्लिम आबादी में भी वृद्धि, ईसाई आबादी में भी वृद्धि, और सिख आबादी की बात करें तो इसमें 6.58% की वृद्धि आई है, जो अब 1.24% से बढ़कर 1.85 हो गया है। तो यहाँ पर जो भारत में जो आबादी खास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो इन चारों में अगर देखा जाए तो हिंदू आबादी को छोड़कर अन्य तीनों की जो आबादी है इसमें यहाँ पर इस अवधि में खास करके वृद्धि देखा गया, वृद्धि दर्ज किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं, इसके अतिरिक्त दो अन्य धर्मों जैसे कि बौद्ध और सिख की बात करें, जो कि बिहार की भूमि से ये दोनों धर्म शुरू हुए हैं, तो बौद्ध आबादी में आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा कि बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 0.05 से जो इसकी आबादी है वो 0.05% से बढ़कर वो 0.81% हो गई, यानी कि इसमें भी वृद्धि देखा गया। जबकि जैन आबादी की बात करें तो जैन आबादी ये घट गई है, 0.45% से घटकर हो गई 0.36%, ये ध्यान रखिए। जबकि पारसी आबादी की बात करें तो इससे हिस्सेदारी में 85% की गिरावट देखी गई, जो कि 0.03% से गिरकर 0.0004% हो गई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो वृद्धि हुई है आबादी में, खास करके मुस्लिम वर्ग में, ईसाई वर्ग में, सिख में, और साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में भी ये खास करके वृद्धि देखा गया। जिस धर्म में या फिर जिस आबादी में जो गिरावट देखी गई है उनमें आपको ध्यान रखना हिंदू और इसके अतिरिक्त जैन और साथ ही साथ पारसी, ये तीनों भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट को लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे लगा आपको बतलाना चाहिए, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको डिलीवर कर दिया है। आई होप ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखेंगे।
आप अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये सारे आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंटरव्यू तक आपकी ये मदद कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को विस्तृत तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर विभिन्न जातियों को लेकर या फिर आबादियों को लेकर बात हो रही थी। तो रिसेंटली 2023 में जाति जनगणना हुआ था बिहार में। इसको लेकर हमने वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है। एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज नाम का एक सेक्शन दिखेगा, आप वहाँ से इसको जरूर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ फाइल भी आप एप्लीकेशन से ही डाउनलोड कर पाएंगे। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से आपसे जरूर देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 8 मई 2024 को पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। देखिए, पिरूल जो होता है एक पत्ती का नाम है। दरअसल चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती को पिरूल कहा जाता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर चीड़ के पेड़ को इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जंगल की आग पर काबू पाना है। दरअसल खास करके जंगली क्षेत्रों में, खास करके उत्तराखंड की हम उदाहरण दें तो रिसेंटली यहाँ पर जंगलों में काफी ज्यादा भीषण आग लगा था, तो जिसको लेकर बहुत सारी चीजें सामने भी आई है। कुछ प्रश्न और भी है, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यही वजह है, यानी कि आग पर जो काबू पाना, जो खास करके जंगल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो इसी पर काबू पाने की दिशा में एक प्रकार का ये अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर जो हम एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं पिरूल की, तो यहाँ पर देखिए, ये सूखने के बाद अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जो जंगल में लगने वाले आग का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यही चीजों को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे देखिए, जो हम एक्चुअली में आपको बतला रहे थे कि चीड़ के पेड़ की पत्तियों को पिरूल कहा जाता है, और इसके लिए जो सरकारी रेट निर्धारित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो अभियान है पिरूल लाओ पैसे पाओ, तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम ये राज्य सरकार ये पिरूल को खरीदेगी। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये पत्ते जो होते हैं इस पेड़ के, चीड़ के पेड़ के, वो लंबे लंबे होते हैं और सूखने के बाद अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब इसकी पत्तियां सूख जाती है तो इससे घर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, हमने कुछ समय पहले बिहार को लेकर एक जानकारी दिया था, एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, जो कि बिहार को मिले जीआई टैग उत्पादों की सूची को लेकर पूरी की पूरी विवरण हमने आपको दिया था। तो इसमें हमने एक जानकारी आपको दिया था सिक्की ग्रास। तो सिक्की ग्रास भी कुछ इसी प्रकार का है, जो एक्चुअली हम यहाँ पर पिरूल की बात कर रहे हैं। तो कलाकृति जो बनती है इससे, जो घर में इस्तेमाल होने वाले जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दिख रहा है आपको चीजें, तो खास करके सिक्की ग्रास भी कुछ मिलता जुलता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिक्की ग्रास बिहार से अगर हम बात करें तो ये जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। ये खास करके बिहार में जो वस्तु बनाने की जो कला है, ये बिहार प्रांत की एक प्राचीन कला है सिक्की ग्रास से। और ये चीज आप लोग जानते ही होंगे कि सिक्की जो होती है एक प्रकार की घास होती है, जिसे कि खर भी कहा जाता है। सीमांचल हो गया, मिथिलांचल हो गया, ये क्षेत्रों में खास करके बाढ़ के सीजन में, जब बाढ़ होती है, नदियों में जो पानी उफान पर होती है, तो वैसे में जब पानी घटने लगती है, कम होने लगती है, तो नदी और तालाबों के किनारे ये पाई जाती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये खर कहा जाता है। इससे इस तरह की कलाकृति बनाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है, जो बात एक्चुअली हम कर रहे हैं जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की, तो सिक्की ग्रास को 23 नवंबर 2007 को जीआई टैग दिया गया था पहली बार। हालांकि किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्षों के लिए ही जीआई टैग दिया जाता है, ये चीजें हमने कई बार आपको बतलाया है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की जो सूची है, ये हमने आपके समक्ष रखा है। इसको लेकर विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है एप्लीकेशन पे ही, जैसा कि मैं आपको बतला रहा था, फ्री वीडियोज वाला एक सेक्शन है, वहां पर जाके इसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है, एक तो खाद्य पदार्थ, एक हस्तकला और एक कृषि कैटेगरी में। अच्छा, बिहार को पिछली बार जो जीआई टैग मिला है अप्रैल 2023 में, ये मरचा चावल को दिया गया, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड। हालांकि ऐसे तो पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंडों में ये मरचा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन विशेष तौर पर चनपटिया प्रखंड को यहाँ पर इसमें मतलब ये संलग्न है, इसी को ये मरचा चावल को लेकर के जीआई टैग दिया गया है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान अवश्य रखेंगे। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और, ये छठा उत्पाद है कृषि कैटेगरी से जिसे जीआई टैग मिला है बिहार से। चलिए, अगला छठा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में या फिर किस राज्य की जंगल में लगी आग से निपटने के लिए बॉम्बी बकेट अभियान चलाया है या फिर चलाया था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लगी तो इसी से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये बॉम्बी बकेट अभियान चलाया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट हमने लिखा है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया या फिर अभियान चलाया, जिसके माध्यम से आग पर काबू पाया गया। तो ये फिलहाल इससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर Mi-17V5 विमान की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानकारी हमने कुछ समय पहले इसको लेकर आपको दिया था। दरअसल भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे बिपिन रावत। इस शख्स को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये भारत के पहले सीडीएस थे। दरअसल Mi-17V5 विमान से ही वर्ष 2021 में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में जो हादसा हुआ था, इस हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था। उनकी पत्नी समेत सभी 14 लोग जो इस विमान पर सवार थे, दुर्घटना स्थल पर ही इनकी मौत हुई थी। ये हम यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अभी Mi-17 विमान को लेकर हमने चर्चा किया, तो हमें लगा कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर अवश्य बतला देना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात हो रही है अभियान की, ऑपरेशन की, तो रिसेंटली कई सारे अभियान और भी चलाए गए हैं। जैसे कि मार्च 2024 में कैरेबियाई देश हैती में हिंसा की चपेट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। और हाल ही में 29 मार्च को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज अल कंबर और उनके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया था, जिसे कि समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तो ये रिसेंटली 2 ऑपरेशन भारत का बहुत ज्यादा खबरों में रहा। एक तो ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन इंद्रावती, और रिसेंटली अभी एक ऑपरेशन और है भारतीय वायुसेना से संबंधित जो खबरों में रहा, जो एक्चुअली यहाँ पर इस प्रश्न में हम आपको बतला रहे थे, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। हालांकि इन सब के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न अभियान चलाए गए हैं, उसको लेकर समय समय पर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। जैसे कि ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन इंद्रावती। ये सभी को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्यों चला गया था, कब चला गया था, वो चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। इसका जो चीजें हमने विस्तृत तौर पर लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट विषय या फिर इस थीम के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया? तो किस दिन को मनाया गया है, ये एक्चुअली में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि 11 मई को। अब इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रत्येक वर्ष 11 मई को ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो इसका पीछे उद्देश्य क्या है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 मई 1998 को इसी दिन दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया था। तो यही वजह है, इसी दिन को चिन्हित करते हुए 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में माना जाता है। अच्छा, ये दूसरी बार जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, हालांकि 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, तो पहली जो हुआ था वो 11 मई को हुआ था। आपको ध्यान रखना है, इस परीक्षण को शक्ति कोड दिया गया था, शक्ति नाम दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस परमाणु परीक्षण को लेकर कुछ चीजें मैं आपके समक्ष रखा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा कि 11 से 13 मई 1998 तक भारत यहाँ से कुल 5 परमाणु परीक्षण किया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, राजस्थान में हुआ था ये 5 परमाणु परीक्षण। हालांकि आपको ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अच्छा ये चीज और, जो तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं इस शख्स को, ये भारत के इतिहास में, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के इतिहास में जिस तरह से मैं जानता हूँ, जिस तरह से मैंने चीज़ों को देखा समझा, मैं जिस तरह से मेरी समझ है, तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का अब तक का ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हीं के कार्यकाल में ये परमाणु परीक्षण भी हुआ था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन। एक तो यहाँ पर बात यह भी है कि जब ये परमाणु परीक्षण हो रहा था, तब तक पूरी दुनिया में एकदम भनक तक नहीं थी। जब ये संपन्न हुआ तब पूरी दुनिया में ये चिंगारी की तरफ फैला था और शक्ति को एकदम से पूरी दुनिया में उजागर किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपको समझना है।
अब यहाँ पर देखिए हमने इस वर्ष की थीम को लेकर लिखा है 2024 में जो इसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। अच्छा, जो एक बात यहाँ पर आपको हमने बताया कि ये दूसरी बार था जब ये परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत इससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये इंदिरा गांधी थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स आपको दिख रहा है भारत के महान हस्तियों में से एक, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम आजाद जी हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मई 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति नामक युद्धाभ्यास आयोजित होता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उमरई मेघालय में हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित हुआ है। दरअसल 13 मई को इसकी शुरुआत हुई है, 26 मई 2024 तक ये आयोजित होना है। ये ध्यान रखिए, दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला इस अभ्यास का यह 7वां संस्करण है। हालांकि यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में और इसका जो पिछला छठा संस्करण था नवंबर 2021 में, ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। ये एक प्रकार का द्विवार्षिक यानी कि द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक बार भारत में आयोजित होता है और एक बार फ्रांस में। ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि हालांकि इस अभ्यास के अतिरिक्त भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना अभ्यास गरुड़ का भी आयोजन किया जाता है, तो ये भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रांस की बात हुई है तो इस वर्ष जो हम जानकारी आपको दे रहे थे, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी, तो 2024 में भारत सरकार ने पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। हालांकि ये जानकारी आपको पहले हमने विस्तृत तौर पर दे दिया है, तो फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है या फिर शीर्ष पर है? तो इस मामले में यानी कि दुनिया के अमीर शहरों की सूची में अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ये पहले स्थान पर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा हालिया जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर शीर्ष स्थान पर है। हालांकि न्यूयॉर्क के बाद टॉप 3 शहरों में देखें तो उसके बाद दूसरा स्थान भी आता है अमेरिका का एक शहर बे एरिया, जो कि इसमें दूसरे स्थान पर। जापान का जो टोक्यो है ये तीसरे स्थान पर रहा। जो टॉप 3 जो शहर हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में 11 शहर अमेरिका के हैं, जो कि इस दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका इसमें सबसे आगे है। अमीर शहरों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत के संदर्भ में देखें तो दुनिया के 50 जो शीर्ष अमीर शहर हैं इसमें आपको ध्यान रखना है मुंबई और दिल्ली को शामिल किया गया है। आपको मैं बता दूं कि मुंबई जो है इसमें 24वें स्थान पर है, जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। और वहीं पर बात करें जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ये 37वें स्थान पर है। तो ये चीजें खास करके आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है, 25 मई को ये चिन्हित किया गया है राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। देखिए, हमने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित करते हुए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। दरअसल यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अब यहाँ पर यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 मई 1924 को दरअसल जो पेरिस में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ था 1924 में, तो 1924 में जो आयोजित हुआ इस दौरान 25 मई को 1924 में ही 25 मई को इसी ओलंपिक खेल के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हुआ था। और रिसेंटली इसके 100वीं वर्षगांठ मनाई जानी है 24 मई 24 नहीं बल्कि 25 मई 2024 को। तो इसी दिन को चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा हुई है कि 25 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इदा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है।
बताएं कि बिहार के मौजूदा डीजीपी कौन है। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, ये बिहार के बारे में पूछा गया है। तो बिहार के जो मौजूदा डीजीपी हैं यह हैं आर.एस. भट्टी या फिर राजविंदर सिंह भट्टी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी इदासीसा नोंगरांग, जो कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, और ये उपलब्धि पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में बनने को लेकर इन्होंने अपने नाम किया है। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, वे नए डीजीपी के रूप में लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लेंगे, जो कि 19 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर खास करके इनकी नियुक्ति हुई इदासीसा नोंगरांग की। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर मेघालय से संबंधित, लेकिन एक्चुअली में हमने ये भी पूछा था बिहार को लेकर के। तो बिहार की बात करें तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी, जिसे कि आर.एस. भट्टी के रूप में भी जाना जाता है, शॉर्ट नेम है, इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दिसंबर 2022 में बिहार का नया डीजीपी उन्हें नियुक्त किया गया था, और उन्होंने संजीव कुमार सिंघल यानी कि एस.के. सिंघल का स्थान लिया था, जो कि 19 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो उन्हीं की सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि उन्हीं के स्थान पर ये बिहार के नए डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि भारत ने किस देश के चाबहार में शाहिद बेहतसी बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष की अवधि के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कुल मिला के 10 वर्ष की अवधि के लिए इसका अधिग्रहण किया गया है भारत द्वारा ईरान के चाबहार में जो शाहिद बेहतसी बंदरगाह है इसका। तो करेक्ट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी यानी कि ईरान। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है, तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से मौत हो गया। वे जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया गया था, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए थे। इस अवधि में आपातकाल भी लगा था, ये भी आपको ध्यान रखना। केंद्र में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया। लेकिन आगे हमने यहाँ पर पूछा है इन्हीं के बारे में, सुशील कुमार मोदी के बारे में, कि बताएं कि बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार वे बजट पेश किए थे। तमाम जानकारी आपको दी गई है। आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दिए थे, आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से आपको फायदा ये भी होगा कि जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन का जो आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप अपने कंप्यूटर पीसी पर भी लॉगिन करके ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। हालांकि वो तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर पे भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन टेस्ट देने का जो एक बेहतरीन तरीका है वो आपको कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको मिल रही वही चीज़ें bpscmaker.com जो हमारा वेबसाइट है, इसको आप सर्च करके आप यहाँ पर तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जो टेस्ट आपको देना है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा फॉर्मेट वहाँ पर, तो आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अच्छे से मतलब इसका आनंद ले पाएंगे, टेस्ट को दे पाएंगे सबमिट करके। आप देख पाएंगे कितना आपका स्कोर रहा और कौन सा प्रश्न गलत हुआ, और तमाम प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा, आपका रैंक क्या रहा, वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, आप लोग वेबसाइट पे आइए और यहाँ पर आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।